हेलो। हेलो। हाँ जी मैम। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग मैम। चलो स्टार्ट्स करते हैं। और स्टार्ट्स में हम लोगों ने अम, अच्छा इको का सिलेबस मिला कि नहीं आपको? आपके टीचर ने बताया हाफ ईयरली में क्या क्या पूछेंगे? हम्म। हेलो। 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 आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी? हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ आपकी टीचर ने वो सिलेबस दिया इको का? नो सर। तो उनसे लो किसी भी तरह, ऐसे कैसे वो नहीं दे रही हैं? देना बनता है। ठीक है कि नहीं, उनसे किसी भी तरह वो सिलेबस लो, क्योंकि आपको भी तो पढ़ना ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो 2 दिन पहले बताएंगे तो आप 2 दिन में सब पढ़ डालोगे, रिवाइज कर डालोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उनसे सिलेबस लीजिए। अच्छा, अब हम लोग का चल रहा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है। हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ लिया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ लिया था, और अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हमने समझा था कि क्या होता है कि हमने जो डेटा कलेक्ट और ऑर्गेनाइज किया है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि लोगों को समझ में आ सके। ठीक है। अपने कलेक्ट और ऑर्गेनाइज किए हुए डेटा को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि लोगों को समझ में आ सके। तो इसके हमने देखा था 3 तरीके होते हैं। पहला होता है टेक्सटुअल तरीका। टेक्सटुअल तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। टेक्सटुअल तरीका क्या होता है कि एक पेज लिया, उस पर लिख दिया ऐसे, ठीक है, और प्रेजेंट हो गया। ठीक है। तो ये टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन है। और टेक्सटुअल के हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे थे। मेरिट्स क्या क्या थे उसके कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर सकती हैं। ठीक है। और वो सूटेबल तब होता है जब बहुत ज़्यादा डेटा आपने कलेक्ट ना किया हो तब। लेकिन डीमेरिट्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की, कि बहुत बोरिंग हो जाता है, कोई डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और टेक्सचुअल को इतना ज़्यादा डीप में पढ़ना भी नहीं था, हमने देखा था, क्योंकि बेसिकली हमें जो सबसे ज़्यादा पढ़ने होंगे वो हमें पढ़ने होंगे टैबुलर प्रेजेंटेशंस, क्योंकि वही हमें सबसे ज़्यादा स्टैट्स में करने भी है, और उसके बाद पढ़ने होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, वो भी बहुत ज़्यादा करने हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टैबुलर के ऊपर, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या होगा? जाहिर सी बात है, टैबुलर है तो टेबल्स बनेंगे इसमें। ठीक है। तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इट इज एन ऑर्डरली arrangement of data in rows and columns. ठीक है। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होगी? ये एक ऑर्डरली प्रेजेंटेशन है, यानी ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपने प्रेजेंटेशन कर रखा है,
और वो सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या है, रोज एंड कॉलम्स का। ठीक है, आपने कुछ रोज बनाई है, कुछ कॉलम्स बनाए हैं और उसमें प्रेजेंटेशन कर रखा है, तो वो क्या है, वो है टैबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक। ओके। हम्म। अब बात की जाए तो एक टेबल में क्या क्या लिखा जाता है। जब आप कोई भी ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करें और उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, तो उस टेबल के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल। तो टेबल के कंटेंट्स में क्या क्या आएगा मैम। पहले तो आएगा टेबल का नंबर। ठीक है, टेबल नंबर। सेकंड आएगा टाइटल, कि टेबल का टाइटल क्या है। तीसरा होना चाहिए हेड नोट्स। ठीक है। चौथा कॉलम हेडिंग और कैप्शन। पांचवा बॉडी। छठा स्टब हेड। फुटनोट। आठवां है सोर्स। ठीक है। तो एक टेबल जब आप बनाएंगे जिसमें आप अपना डेटा रिप्रेजेंट करेंगी, तो उसमें ये 8 चीजें होना अनिवार्य है। ये 8 चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, हर एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो आप करेंगी उसके अंदर ये 8 चीजें लिखना आपके लिए अनिवार्य होगा। समझ गई मैम। अब इनको जरा समझते हैं कोई एग्जांपल लेके कि कौन सी चीज क्या होती है। तो जैसे कि मैं एक टेबल बना रहा हूं, मान लो इस तरीके से। मैम आप बहुत परेशान करती हैं हमको, पता है। कल फिर आपने नहीं भेजा एक को क्वेश्चन करके, हैं। अभी भेज दो तुरंत। हेलो। ठीक है। हाँ, मैंने कुल मिला के आपको कितने क्वेश्चन दिए थे। एक तो वो कैश बैंक वाला क्वेश्चन करके भेजने के लिए, कैश बैंक वाला नहीं, कैश डिस्काउंट वाला, बैंक डिस्काउंट वाला भेजने को कहा है। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन करके भेजने के लिए कहे थे। एक एक क्वेश्चन दिया था ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, वो करके भेजना था। और एक बीआरएस का क्वेश्चन कल होमवर्क में दिया था, वो भी करके भेजने के लिए कहा था। ठीक है, आपने ये कहा था कि ट्रिपल कॉलम वाला हम पक्का भेज देंगे सर आज, और बीआरएस वाला भेज देंगे, तो दोनों नहीं भेजे, एक को नहीं भेजा उसमें से, हैं। मैं स्कूल का काम कर रही थी। क्या स्कूल का काम कर रही थी। हेलो। ठीक है। अरे तो किया है कि नहीं। नहीं, तो कब करेंगी। आज करने की कोशिश करेंगे। आज करेंगी पक्का। ओके। हाँ, कितने बजे तक भेज देंगी। रात को 9 बजे तक। चलो।
कौन कौन से क्वेश्चन? ट्रिपल कॉलम कैश बुक और बीआरएस। हाँ, बीआरएस। ट्रिपल कॉलम नहीं भेजेंगी? क्यों? का पता नहीं, पता नहीं? कोशिश करेंगे लेकिन अरे यार बताओ, मतलब इतनी मन्नतें करने के बाद आप केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी वो 5 मिनट का सवाल बीआरएस वाला। उसको तो मैं सवाल ही नहीं मानता। 2 चैप्टर है बीआरएस और ट्रिपल ट्रायल बैलेंस, इनको तो मैं चैप्टर ही नहीं मानता हूँ आपके कोर्स में। ठीक है, ये तो सिर्फ लॉटरी के लिए रखे गए हैं आपके कोर्स में, ताकि आप मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो ये तो मतलब कोई बात ही नहीं है, ट्रिपल कॉलम भी भेजना। ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी होती है मैम। ठीक है, और साथ ही साथ उसके बाद अच्छा ऐसा करो, आज ट्रिपल कॉलम और वो भेज दो, कैश प्लस डिस्काउंट और बैंक प्लस डिस्काउंट का रहने दो, उसको असाइनमेंट में जो दिया है उसके साथ कर लेना। ठीक है, हाँ, और कुछ था? बहुत कुछ था आपको भेजने को, आपने कुछ नहीं भेजा। एक चीज आपने कही थी कि जीएसटी के क्वेश्चन हमने जितने प्रैक्टिस कर लिए वो भेजेंगे, वो भी नहीं भेजे। 10 तो आपने नहीं किए थे, लेकिन आपने कहा था 6 से 8 क्वेश्चन कर लिए ना, तो वो भी आपने नहीं भेजे। ठीक है, तो जीएसटी के क्वेश्चंस भेजने के लिए क्या मतलब मुहूर्त वगैरह निकालना पड़ेगा क्या, तब आप भेजेंगी? हाँ, वो तो काम कंप्लीट हो गया ना, तो उसमें तो केवल फोटो खींच के सेंड ही करना है, तो वो भेजो जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो अब मैं बात करूं, ये मैंने एक वो बना दिया आपका, एक टेबल बना रहा हूं जिसमें मैं आपका फैकल्टीज छोड़ो, फैकल्टीज थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल नाम हो गया, सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना रहा हूं मैं। ठीक है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन एक टेबल बना रहा हूं जिसमें मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं एक स्कूल में ये देखना चाहता हूं। ये मैं डेटा इनपुट करना चाहता हूं इस टेबल में। कौन सा डेटा इनपुट करना चाहता हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं एक स्कूल में, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, कितने टोटल्स हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आर्ट्स, जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे नहीं है, आप क्या आर्ट्स स्ट्रीम है? होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो और भी अच्छी बात, हमारे स्कूल में नहीं थी। तो आर्ट्स स्ट्रीम में मान लो 14 मेल स्टूडेंट्स हैं और 46 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल कितने बच्चे हुए? 16। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम में टोटल 28 कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं, और टोटल 42 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो 70 हो जाए। नेक्स्ट, साइंस, साइंस के टोटल 20 मेल स्टूडेंट्स हैं और टोटल 32 फीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो हो गया 52। और लॉ, ठीक है, सब्जेक्ट की भी जगह अगर मैं यहां स्ट्रीम कर दूं तो ज्यादा सही है। सर लॉ कौन सी स्ट्रीम होती है, ये तो हमने आज तक नहीं सुनी। लॉ होती है, वो आप आगे पढ़ेंगे ग्रेजुएशन वगैरह में, वो भी एक स्ट्रीम ही है। अब स्कूल लाइफ में आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के अलावा कोई स्ट्रीम होती ही नहीं, तो मैं चौथी कहां से लाऊं, तो मैं ग्रेजुएशन के उठा दे रहा हूं। ठीक है, तो लॉ के मान लो 24 मेल स्टूडेंट्स हैं और 36 फीमेल, तो यहाँ 60 बच्चे यहाँ भी हैं, बस इतना बहुत है ना। यहाँ पे टोटल किया जाएगा इनका,
कि टोटल जितने बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका टोटल आएगा कितना, 62, 86, इसका आएगा कितना, 88, 156, और इसका आएगा कितना, 182, 242। तो ये आपका टोटल हुआ, ठीक है। क्लियर है मैम? तो कुछ इस तरीके से टेबल बनता है ना। सो रहे हैं? हेलो 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 हेलो, अरे आवाज आ रहा है कि सो गई आप भी? यहीं पर हूँ सर। ये क्या मतलब, ये क्या रहता है मैसेज करने का? स्पीकर ऑन कर लो, बार बार यहाँ कहाँ विंडो चेंज करते रहे। ठीक है, तो ये आपका टेबल है। कुछ इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, बचपन से लेकर आज तक ना जाने आपने कितनी टेबल्स बना ली होंगी, और ठीक इसी तरीके से आप टेबल बनाती हैं। यहाँ पे बस हम टेबल के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, टेबल के सबसे ऊपर एक टाइटल नंबर लिखना होता है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक टाइटल नंबर लिखा जाता है कि आपके, सॉरी टाइटल कह रहे हैं, टेबल नंबर। टाइटल तो अलग चीज होती है, ठीक है। टेबल नंबर कि आपके टेबल, क्योंकि जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करती है ना, जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करती हैं तो आपको उस वक्त बहुत सारे टेबल्स बनाने पड़ते हैं, तो टेबल को नंबर देना बहुत जरूरी है। तो मान लो मेरा ये है टेबल नंबर 4, ठीक है। सेकंड, मुझे टेबल का टाइटल लिखना बहुत जरूरी होता है, टेबल को एक टाइटल देना भी जरूरी है, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट बना रही हैं आप, ट्रायल बैलेंस बना रही है, ये भी एक तरीके का टेबल ही हुआ है, तो इनके ऊपर लिखना नहीं पड़ता। कल आप बीआरएस बना रही थी तो बीआरएस के ऊपर लिखना नहीं पड़ रहा था कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, तो हर एक टेबल, अगर कोई भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो तो उसके ऊपर उसका टाइटल होना जरूरी है ना, तभी तो पता चलेगा किस चीज का टेबल है। तो इस चीज को हम क्या टेबल दे सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। ठीक है, थर्ड चीज क्या लिखी है मैंने, जो आपको लिखनी पड़ती है, हेड नोट। हेड नोट्स क्या होते हैं, गैस मारो, गैस मारो मैम। और अब आपको नई आदत लगी है ना कि आप मैसेज करोगी तो मुझे मैसेज भी खोलना पड़ेगा, पता नहीं। लो बताओ, अकाउंट में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बैलेंस शीट बनाई थी कि नहीं बनाई थी, बताओ। बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से बनती थी ना, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनती थी बैलेंस शीट, और यहां पे आप लिखती थी ऐसे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होता था, टाइटल। लेकिन यहां ये लिखने के साथ साथ एक और चीज लिखनी पड़ती थी ना, आपको याद हो तो, क्या, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, या जो भी साल है, जो भी डेट है जो क्वेश्चन में गिवन होती थी, ठीक है। तो ये जो चीज लिखी है ना आपने, ये हेड नोट है। यानी टाइटल के नीचे एक जो सेपरेट नोट, छोटा सा टाइटल के नीचे जो एक और थोड़ी सी समरी दी जाती है, थोड़ा सा नोट लिखा जाता है, उसको हेड नोट कहा जाता है, ठीक है। समझ गई? तो यहां पे हेड नोट में हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द सेशन 2021-22। मैम एक सेकंड रुकिएगा बस, इसके आगे अभी कंटिन्यू करते हैं, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी मैडम।
हाँ, अभी 4:30 से पढ़ना है। हाँ, अभी अभी मेरी एक क्लास चल रही है, ठीक है? 4:30 पे वो ओवर होगी, 4:30 पौने 5 के अराउंड। तो जैसे ही वो ओवर होती है मैं आपको लिंक देता हूँ, ठीक है? हेलो, हेलो, हेलो। अरे यार, अब वो विंडो बार बार चेंज करके आपका मेथड देखें। यार आप ये मैसेज करना बंद करो। आपकी आवाज आ रही थी, पर्याप्त आ रही थी, थोड़ी कम आ रही थी बट ठीक है, आ रही थी। इसमें बार बार स्विच करना पड़ता है इधर। चलो, तो हेड नोट्स में क्या लिख दिया मैंने? फॉर द सेशन 2021-22, यानी जो टेबल बना रहा हूँ, ये जो स्टूडेंट्स में निकाल रहा हूँ, ये सेशन 21-22 के लिए है। अब चौथी चीज क्या थी टेबल में? एक कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग क्या होता है? जो कॉलम्स की स्पेसिफिक हेडिंग होती है वो कॉलम हेडिंग में आएगा। तो कॉलम की हेडिंग क्या है? ये देखो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कॉलम हेडिंग में है, ठीक है? मेल्स, ये कॉलम हेडिंग में है। फीमेल्स, ये कॉमन हेडिंग में है। ये टोटल, ये कॉलम हेडिंग में है, ठीक है? आप कहेंगे स्ट्रीम भी तो सर कॉलम हेडिंग में होगा। फिर नहीं, स्ट्रीम कॉलम हेडिंग में नहीं है, ठीक है? स्ट्रीम जो है वो कॉलम हेडिंग में नहीं है, बल्कि वो स्टब हेड में है, ठीक है? स्ट्रीम जो सबसे पहला कॉलम आपने एक तरीके से यहां पे बनाया है, वो जो है ना, वो आपका कॉलम हेडिंग में नहीं, बल्कि वो स्टब हेड कहलाएगा, ठीक है? हाँ, क्लियर है मैम? चलो, अब ये सब जो है, आर्ट, कॉमर्स और ये जो नंबर वगैरह लिखे गए हैं, ये सब कहाँ लिखे गए हैं? ये टेबल की बॉडी में लिखे गए हैं। तो हमारे फिफ्थ पार्ट में कवर होंगे, ठीक है? ये होता है टेबल की बॉडी। और क्या था? बॉडी हो गया, स्टब हेड हो गया, कॉलम हेडिंग हो गया। फुट नोट, फुट नोट क्या होता है? फुट नोट जो होता है वो टेबल के नीचे छोटा सा दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है फुट नोट में। जैसे कि आप कोई तरीका निकाल सकते हैं कि हमने क्या, किस बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशंस वगैरह की है, ये सब बातें, ठीक है? तो वो कोई भी हो सकता है। जैसे बैलेंस शीट जब आप बनाती है ना, तो बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स देने पड़ते हैं। फुट नोट्स किन चीजों के लिए देने पड़ते हैं? कोई आपने फॉर्मूला वगैरह इस्तेमाल किया हो, किसके लिए? किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट के आइटम में। कोई इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करने के लिए आपने कोई अजम्पशन वगैरह ली हो, तो वो अजम्पशन आपको फुट नोट में लिखनी पड़ती है। तो ये चीजें आपको फुट नोट में लिखनी पड़ती है बैलेंस शीट के नीचे। वैसे ही हर टेबल के नीचे अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाहती हैं यूजर को, तो वो आप उस टेबल के नीचे फुट नोट में लिख दीजिए। और लास्ट होता है सोर्स नोट। सोर्स नोट क्या होता है कि आपने इस टेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन डाली है, वो वो इन्फॉर्मेशन आपको किन किन सोर्सेस से मिली है, तो वो सोर्स नोट में डालेंगे, ठीक है? तो ये जो टेबल आप बचपन से लेकर आज तक न जाने कितने टेबल्स आपने बनाए होंगे, उन टेबल्स को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया करती थी, कुछ इस तरीके से बनाया करती थी, और उनके एलिमेंट्स को कुछ ये जो नाम दिया जाता है वो कुछ ये इस तरीके का होता है, ठीक है? क्लियर है? रब कर रहे हैं। अब बस हमें इसके फीचर्स वगैरह थोड़े देखने होंगे, और मेरिट डिमेरिट वगैरह देखने होंगे टैबुलर के, और उसके बाद हम लोग ग्राफिकल पे बढ़ जाएंगे।
फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, एक अच्छे टेबल के फीचर्स क्या होंगे? तो बताओ, इसमें आप कुछ मदद कर पाओगी मेरी ये सब लिखने में? फीचर्स वगैरह आपको कुछ पता है? बोलो। हाँ, कुछ भी? चलो पहला मैं बताता हूं कि एक टेबल में का आइडियल साइज होना चाहिए। हद से ज्यादा बड़ा टेबल देखने में अच्छा नहीं लगता, है ना? हद से ज्यादा बड़ा टेबल, हद से ज्यादा बड़ी टेबल और रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगेगी। तो एक आइडियल साइज होना चाहिए टेबल का। टेबल का कंपैरेटिव होना जरूरी है, ठीक है? टेबल जितने भी बनते हैं कंपैरिजन बेस्ड बनते हैं ना, जैसे कि मैंने मेल फीमेल का कंपैरिजन कर रहा था, ठीक है? आप साइंस कॉमर्स का कंपैरिजन कर सकती है, मतलब ऐसे कोई दो चीजों के बीच कंपैरिजन होना जरूरी है टेबल में, तब वो सही लगेगा, ठीक है? चलो, सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव, ठीक है? हमारा टेबल सिंपल होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगना चाहिए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, ज्यादा उसको बनाने में पैसा वैसा नहीं खर्च होना चाहिए। और अट्रैक्टिव होना चाहिए देखने में, ठीक है? अट्रैक्टिव मतलब क्या? सर उस पर ग्लिटर पेन वगैरह मारना चाहिए क्या, ये सब? नहीं, ग्लिटर पेन वगैरह नहीं। अट्रैक्टिव मतलब कि वो नीट एंड टाइडी होना चाहिए, ठीक है? जैसे आदत नहीं होती हम लोग की कुछ भी लिखा और काटने की, ठीक है? और कई लोग होते हैं कि सिंपल सोबर तरीके से ऐसे काटते पीटते हैं, ठीक है? कुछ हमारे जैसे होते हैं जो पूरा उसमें डिजाइनिंग कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो ये सब काम आप एक टेबल में नहीं कर सकती। तो क्या सर हमसे अगर टेबल में कोई चीज गलत लिखी हो तो क्या हम उसको काट नहीं सकते हैं क्या? क्या उसको काटा पीटा नहीं जा सकता? हाँ मैम, आपको जहां तक 99% प्रयास करना चाहिए कि कोई गलती ना हो, ठीक है? क्योंकि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन आप इसीलिए कर रही है ताकि चीजें प्रेजेंटेबल लगे अच्छे से। तो उसमें भी अगर आप गलती कर देंगे और काटा पीटी मचा देंगे तो चीजें अनटाइडी लगने लग जाएंगी। तो वहां आपको प्रयास करना होता है क्या, कि जितना हो सके ना गलती हो, लेकिन अगर हो तो काटने का भी सभ्य तरीका होता है, जो वो स्ट्रेट लाइन वाला तरीका बचपन से आपको सिखाया जा रहा होगा स्कूल में, है ना? चौथा, सिमेट्रिक साइज ऑफ कॉलम्स। सिमेट्रिक साइज ऑफ कॉलम्स, सिमेट्रिक वर्ड का मतलब पता है आपको? सिमेट्रिक वर्ड का अर्थ, सिमेट्रिक क्या होता है? हाँ, हाँ पता है। बताओ बताओ। सिमेट्री कुछ शेप्स होती हैं, मतलब अलग अलग तो आइडेंटिटी करते हैं ना। नहीं, सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है? मतलब सिमिलर, सिमिलर शब्द का एक तरीके से सिनोनिम ले लो कि साइज ऑफ कॉलम्स जो होने चाहिए ना वो सिमिलर होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो अगर अलग अलग होंगे तो क्या दिक्कत होगा, बताओ? जरा जर्नल में ही लेके देख लो, जर्नल में मैंने डेबिट का कॉलम इतना चौड़ा बनाया है और क्रेडिट का कॉलम सिर्फ इतना सा बनाया है, तो क्या दिक्कत की बात है कि नहीं है ये, है ना? चीजें अनटाइडी भी लगेंगी और वर्किंग करने में भी दिक्कत लगेगी, है ना? तो साइज ऑफ कॉलम्स बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स क्वेश्चन करता हूँ उसमें बराबर नहीं रहता, क्यों? क्योंकि मैं पेंसिल से स्केल से नहीं बना रहा होता हूँ क्वेश्चंस। लेकिन आप स्केल से प्रॉपरली एग्जाम में करेंगे तो लाइनें वगैरह बिल्कुल कायदे से खींचनी होती हैं, साइज ऑफ कॉलम्स वगैरह का ध्यान रखना होता है कि बराबर ही रखें आप, है ना? क्लियर बात है कि नहीं? अब जो चीजें ज्यादा चौड़ी बनती हैं वो तो बनेंगी, जैसे पर्टिकुलर का कॉलम सबसे चौड़ा बनता है वो तो बनेगा ही, वो थोड़ी बराबर रहेगा, ठीक है? लेकिन अमाउंट्स का जो कॉलम है वो दोनों अमाउंट्स का कॉलम बराबर रहना चाहिए,
डेट्स के कॉलम जो डेबिट और क्रेडिट की तरफ बढ़ रहे हैं वो बराबर साइज के होने चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है चीजों को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, ठीक है। और आईएससी में थोड़ा इन सब चीजों के नाटक ज्यादा होते हैं, चीजों को थोड़ा नीट एंड टाइडी करो, अच्छा प्रेजेंटेबल बनाओ। अगर करो तो उससे नंबर ज्यादा मिलते हैं, और अगर ना करो तो क्या पता खुन्नस में आदमी नंबर काट ले, ठीक है। सही बात है कि नहीं? तो आपको पहले तो अकाउंट्स के क्वेश्चन जल्दी करना सीखना है, ये तो है ही। लेकिन साथ साथ फिर उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो गंदे तरीके से भी ना करो, ठीक है। ये चीजें, ये जो सेकंड कंडीशन है नहीं कि गंदे तरीके से ना करो, ये सीबीएसई के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। सीबीएसई में इतना ये नाटक नहीं होता कि आप राइटिंग और प्रेजेंटेशन इन सब पे इतना ध्यान दो, चीजें सही कर रहे हो बस बहुत है। बट आईएससी में ज्यादा है, ठीक है। कि अगर कोई भी काम किया आपने तो उसका फुट नोट दिखाओ, कोई भी कैलकुलेशन किया तो उसका नोट्स दो, ठीक है। बैलेंस शीट जर्नल वगैरह बना रहे हो तो रफ हैंड ना बनाओ, पूरा टाइडी तरीके से उसको स्केल से बनाओ। तो ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा है इसी में, ठीक है। क्या सर इन सबको करना बहुत मुश्किल है? नहीं मैम, पहले आपको अपनी स्पीड पे फोकस करना है, और ये सब चीजें तो आप धीरे धीरे करने लग जाएंगी, आईएससी के यूज हो जाएंगी। हम भी तो आईएससी के पढ़े थे, तो हमने भी इसी चीजों की आदत डाली, ठीक। चलो, सोर्स मस्ट बी गिवन, पांचवा है सोर्स मस्ट बी गिवन। बेटी आई थी, ठीक है। सोर्स मस्ट बी गिवन का क्या मतलब है? मैंने आठवीं चीज क्या लिखी थी उसमें टेबल में लिखने को सोर्स नोट, है ना। तो हर एक टेबल जो आप बना रही है उसका सोर्स नोट लेना जरूरी है, कि आपको उस टेबल को बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो किन सोर्सेस से मिली है, वो देना कंपलसरी है, ठीक है। छठा, 6 अपनी लैंग्वेज में नहीं कर रही। एक सेकंड बस मैम। हाँ, अगला क्या है? एब्रीविएशंस मस्ट बी अवॉइडेड। बताओ एब्रीविएशंस क्या होते हैं? सर ये वो चीजें हैं जिनका आप सबसे ज्यादा यूज करते हो। जैसे कल आपने किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को आप बार बार बीआरएस 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 कर रहे थे, तो एब्रीविएशन यही चीजें होती है ना, आप जानती है ना, कि जब हम कोई बहुत लंबी चीज जो लगती है उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एब्रीविएशंस कहते हैं, ठीक है। हम्म। और एब्रीविएशंस का ये सब अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि आप अपने दोस्तों को जिन निक नेम से बुलाती हैं वो एब्रीविएशंस नहीं है, ठीक है। वो एब्रीविएशंस में नहीं आता। जब आप कोई लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हैं वो एब्रीविएशन होता है, ठीक। कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज, मैम आपको भी वैक्सीन लगेगी शायद जल्दी, ठीक है, तैयारी करिए। सरकार ने 2 से 18 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन की अप्रूवल दे दी है। क्या दिया है? कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दी है, 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल गई है, कोविशील्ड को नहीं। तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, आपको सिर्फ एक ही वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। परसेंटेज इन रेशियोज मस्ट बी गिवन। आखिरी क्या है? परसेंटेज एंड रेशियोज मस्ट बी गिवन, ठीक। तो परसेंटेज और रेशियोज देना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी परसेंटेज और रेशियोज हैं उनको मेंशन करना बहुत जरूरी है एक अच्छे टेबल में, ठीक है। चलो ये 7 बातें हो गई।
अब अगला टॉपिक क्या है? नेक्स्ट क्या है? काइंड्स ऑफ टेबल्स। सर क्या टेबल्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं? हाँ मैम, आप टेबल्स को बहुत अलग अलग तरीकों के हिसाब से बना सकती हैं। सर जरा हमको वो तरीके बताओ। तो पहला तो है कि आप टेबल को बना सकती है अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आप टेबल बना सकती है। पर्पस के अकॉर्डिंग कैसे? आपके पर्पस कितने तरीके के हो सकते हैं? जनरल पर्पस हो सकता है, और जनरल पर्पस के लिए एक रेफरेंस टेबल बनता है, ठीक है। और स्पेशल पर्पस हो सकता है, स्पेशल पर्पस के लिए एक समरी टेबल बनता है। मैम क्या आप एक रेफरेंस टेबल और समरी टेबल में फर्क जानती हैं? हम्म। समरी मतलब जिसमें मतलब किसी चार्ट का पूरा सारांश दिया, और रेफरेंस टेबल मतलब कोई एग्जांपल रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस टेबल पर्टिकुलरली बनाया जाता है किसी चीज के रेफरेंस के लिए, ठीक है। कि मान लो आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रही हो, दो चीजों के मीनिंग पढ़ रही हो और उनके मीनिंग को कोरिलेट करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आपने उनको समझने के लिए आपने एक रेफरेंस टेबल बना लिया, ठीक है, एक टेबल ड्रॉ किया, ठीक है। जैसे कि ले लो, क्या है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के आप मीनिंग समझ रही थी और उनको पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने उनका डिफरेंस करके क्या किया, उनका एक टेबल बना दिया, प्राइमरी डेटा और इधर सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ये किस लिए बनाया? ताकि आप ये जो डेफिनेशंस आपको समझ में नहीं आ रही थी, इनको रेफर करने के लिए ये हेल्प करें, ये दोनों टेबल, ये टेबल इसके लिए बनाया ना, तो ये एक रेफरेंस टेबल हुआ, ठीक है। और समरी टेबल क्या है? समरी टेबल आपके कुछ स्पेशल कामों के लिए काम आता है, जैसे कि आप क्या कर रही हो कि आपको कोई चीजें समराइज करनी है, कोई बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसको समराइज करना है आपको, तो समराइज फॉर्म में एक टेबल में लिख दिया, तो वो समरी टेबल है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब क्या है? समरी टेबल्स हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ, हाँ, चलो। मैम आप नींद से सो के उठी हैं क्या? क्या नींद से सो के उठी हैं? नींद से जगी हैं, ये बोलना चाहिए। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी के हिसाब से आप टेबल बना सकती हो। ओरिजिनलिटी के हिसाब से कैसे बनता है? आप ओरिजिनल डेटा के को लेके बना सकती है, जो ओरिजिनल डेटा है अवेलेबल। ओरिजिनल डेटा को क्या कहा जाता है? रॉ डेटा। रॉ डेटा पढ़ा था ना, जिसमें एक भी परसेंट का एडजस्टमेंट न किया गया हो जिस डेटा में, वो रॉ डेटा होता है। तो उसी को सीधे रख के आप एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कर सकती है, टेबल बना सकती हैं। और दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा। डिराइव्ड डेटा क्या होता है? जिसमें आपने एडजस्टमेंट्स कर रखा हो, यानी रॉ डेटा जो लिया उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो दिखाया, वो क्या है? वो डिराइव्ड डेटा है, ठीक है। ओके। हम्म। तो रॉ डेटा और डिराइव्ड डेटा में क्या फर्क है, मैं ऐसे बताता हूं। आपने हिंदू न्यूज़पेपर का नाम सुना है?
हिंदू। जी, हिंदू न्यूज़पेपर का, हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर का नाम सुना है? नहीं। हिंदुस्तान नहीं, हिंदू होता है एक, देश का सबसे महंगा न्यूज़पेपर है वो, पता है? अखबार वाले से बोलना, बताएगा रेट। हाँ मैम, आपसे कह रहे थे कि हिंदू का नाम सुना है आपने कि नहीं? नहीं सर। देश का सबसे महंगा न्यूज़पेपर है अपने, तो लगभग उसका, अगर आपको एक कॉपी चाहिए तो अराउंड 10 to 15 रुपीज की मिलती है, एक कॉपी, एक दिन की। ठीक है, फुल्ली इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं सिर्फ वही लेते हैं इसको। ठीक, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल इंग्लिश लिखी होती है इसमें, जो आप आईसीएससी की जो बिल्कुल मतलब टॉप की इंग्लिश होती है वही समझ लो, उसी भाषा में होता है। तो सीबीएसई वालों को तो समझ ही में ना है कि उसमें क्या लिखा है, ऐसी इंग्लिश है। तो ऐसा क्या लिखा है? अरे मैम, जो वर्ड्स यूज होते हैं ना वो बहुत ही प्रॉपर इंग्लिश के यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ना हो उसका, तो हिंदू का एडिटोरियल ऐप आता है प्ले स्टोर पे, तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं उसके एडिटोरियल। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश का लेवल कितना अच्छा है उसमें, और टाइम्स ऑफ इंडिया में कितना फर्क है। टाइम्स ऑफ इंडिया तो आपने जरूर सुना होगा ना, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है कभी ना कभी पढ़ा भी हो आपने। ठीक है, हो सकता है भले ही आपके घर में ना आता हो, लेकिन किसी ना किसी के यहाँ कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। और ये जो इसमें जो इंग्लिश होती है वो बहुत ही बेसिक इंग्लिश होती है, पर हिंदू की थोड़ी लेवल अप रहती है, तो इसीलिए वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा लोग उसको लेते हैं। अच्छा, अब मेन बात क्या है कि हिंदू जो होता है, हिंदू के जो रिपोर्टर्स होते हैं, हिंदू के जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो जो डेटा इकट्ठा करते हैं वो एज इट इज छाप देते हैं अपने न्यूज़पेपर में। तो उस पे जो डेटा छप रहा है ना वो बिल्कुल रॉ डेटा होता है, ओरिजिनल, उसमें जरा सा भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता। तो अगर आप बिल्कुल मतलब जर्नलिज्म, बिल्कुल प्योर जर्नलिज्म देखना चाहती है तो वो आपको हिंदू में मिलेगा, मतलब बिल्कुल आपके साथ धोखा नहीं किया जा रहा होगा आपको न्यूज पहुंचाने में। जो चीज जैसे आकर कर रही है ठीक वैसे ही दिखाई जाएगी उसमें, उस न्यूज़पेपर में। ठीक है, जबकि जो बाकी के न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, खासकर जो हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं पर्टिकुलरली, तो कहीं ना कहीं बीजेपी फंडेड है इस समय। तो उसकी वजह से उनमें जो खबरें छप रही हैं वो काफी एडजस्टमेंट्स के बाद ही छप रही हैं, तो वो डिराइव डेटा में आएंगी। ठीक है। ओके। हम्म। और सर आपको कैसे पता कि हिंदू वाले एडजस्टमेंट नहीं करते अपने डेटा में? क्योंकि मैम जब आप उस न्यूज़पेपर को पढ़े तो आपको समझ में आता है, वो जहां पे क्रिटिसाइज करना बनता है सरकार को वहां पे वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और जहां पे सरकार को अप्रिशिएट करना बनता है वहां पे अप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है, जैसे जब ये लखनऊ में ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया था उन्होंने न्यूज़पेपर में अपने योगी आदित्यनाथ को, लेकिन जब यहाँ पे बम्पर मात्रा में वैक्सीन लगी है तो इसके लिए अप्रिशिएट भी किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से है। चलो, अब तीसरा क्या था? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से पहले तो आपने सिंपल कंस्ट्रक्शन कर रखा है या तो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन कर रखा है। कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन डबल, ट्रिपल या मैनीफोल्ड टाइप होता है। सिंपल कंस्ट्रक्शन यानी एक दो कॉलम बना के मतलब आपने क्या, सॉरी दो नहीं, एक कॉलम बना के, ठीक है, इस तरीके से एक टेबल बना ली, बस हो गया। ठीक है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा एक लाइन खींच के डाइवर्जन कर दिया। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होता है वो डबल, ट्रिपल, मैनीफोल्ड कई टाइप का होता है। ठीक है, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, कई तरीके के कॉलम होते हैं उसमें, डबल, ट्रिपल,
और मैनीफोल्ड यानी मैनीफोल्ड का मतलब होता है 4 5 6 7 8 अनगिनत। ठीक है, तो उसमें कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो, तो ये काइंड्स ऑफ टेबल है। अच्छा, ये सब लिख लेती हैं आप कि नहीं? ठीक है। ये लास्ट मिनट में काम आ सकती है चीज, मैं नहीं कह रहा हूं कि इससे याद करना है, याद तो ऑब्वियसली बुक से करना है, परंतु लास्ट मिनट में जब कुछ चीज रिवाइज करने के लिए जरूरत पड़ती है ना, तो समराइज चीजें थोड़ी हेल्प कर देती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज आपको जॉट डाउन, मैं तो इसलिए जॉट डाउन कर रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है। आप ऐसे भी इसको जॉट डाउन करती हैं ना, समराइज वे में आप नोट्स बनाती हैं कि नहीं, कॉमर्स के लिए नोट्स बनाती हैं कि नहीं, समराइज नोट्स वगैरह ये सब चीजें, कि क्वेश्चन आंसर जो मैम ने स्कूल में लिखवा दिया केवल वही उसी से काम हो जाता है। हेलो, हम्म, देखते हैं, डिपेंड करता है। अच्छा ये पता है कि नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट है कोर्स में। हाँ, इसका भी 100 नंबर का जी हाँ। पेपर होगा। ठीक है, अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं बेचारे को, सोचते हैं तो 2 दिन पहले हो जाएगा, ज्यादा नहीं, लेकिन बीच बीच में इसको भी 1 घंटा दे दिया करना, इतना भी मैं तो। भी कोई। हाँ, इतना भी तुच्छ इसको नहीं समझना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फॉर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। और इसका अगर मैं बताऊं तो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगा था आपकी, क्योंकि एस चंद वाली बुक होगी ना कॉमर्स की, तो मैंने जैसे कॉमर्स की तैयारी की थी 11वीं में, तो मैंने हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन बैंक दिया है, मैं सिर्फ वही पढ़ के जाता था कॉमर्स के लिए, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक्स। तो क्वेश्चन बैंक्स में मैंने क्योंकि ये नोटिस किया था कि वो हर एक कॉन्सेप्ट को कवर जरूर कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, और उसको एग्जाम में ठीक जिस तरीके से लिखना है उसी तरीके से आंसर उन्होंने लिख रखा है, तो मैं सिर्फ उसी को रट के चला जाता था। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ बहुत अच्छे नंबर आए थे कॉमर्स में 11th के में, लेकिन हाँ ठीक ठाक आ गए थे। ठीक है, बट ऑब्वियसली अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चले और चैप्टर के अंदर का कंटेंट पढ़े तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती, दैट इज बेस्ट। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फॉर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो क्लासिफिकेशन हम कितने बेसिस पे करते हैं अपने डेटा को? हम क्वालिटेटिव बेसिस पे कर लेते हैं अपने क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव बेसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव बेसिस क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, है ना, जैसा कि नाम बता रहा है ऑब्वियसली, है ना। क्वालिटेटिव यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, और क्वालिटी के बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं? तो इसमें जेंडर, एज, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, और क्या आ जाता है? रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ये सब चीजें आ जाएंगी। और क्या आ सकता है? एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ये इंसान की क्वालिटीज होती है ना, इनके बेसिस पे अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो वो क्या होगा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ओके। क्वांटिटेटिव। आज यार तो कम से कम कंप्लीट करना ही है टेबुलर वाला, क्योंकि ये अगर हो गया तो अगला वाला जो है ग्राफिकल वाला, उसमें तो ग्राफ्स ही ग्राफ्स बनाने हैं बस। क्वांटिटी बेस्ड कितना होता है? कुछ क्वांटिटी बेस्ड, है ना, जैसे कि किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। और कौन सी क्वांटिटी बेस्ड चीजें होती हैं? क्वांटिटी के और यूनिट्स क्या होते हैं? हाँ, अच्छा, लीटर्स, लीटर्स में तो क्वांटिटी में ही आ गया। ठीक है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप। हाँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव है। अगर इस हिसाब से आपने टेबल को बनाया तो क्वांटिटेटिव बेसिस है। नेक्स्ट टेम्पोरल, बताओ ये पता है क्या होता है? क्या लाइफ में पहली बार आपने ये शब्द सुना है? टेम्पोरल का अर्थ होता है टाइम वाइज। अगर आपने अपना टेबल टाइम वाइज के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है, यानी आप कहीं ना कहीं अपने टेबल में टाइम वगैरह वो रिप्रेजेंट कर रही हो, तो क्या है वो, टेम्पोरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो टाइम वाइज कैसे होता होगा? टाइम वाइज रिप्रेजेंटेशन कैसे होता होगा? और मेरा एक और सवाल है इसमें कि टाइम वाइज में क्या डे वाइज भी चीजें आएंगी? टाइम वाइज में क्या मैं सिर्फ 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ऐसे करके टेबल बनाऊं, ऐसे करके कुछ टेबल बनाऊं, तो क्या केवल वही टेम्पोरल में आएगा कि मैं अगर दिन वाइज टेबल बना रहा हूं, जैसे कि हमारा जर्नल वगैरह ये सब बनते हैं, तो वो भी टेम्पोरल में आ सकते हैं। जर्नल वगैरह कैसे बनते हैं? 3 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन हुआ, 4 को ये हुआ, 5 को ये हुआ, 6 को ये हुआ, तो ये सब जो बनते हैं ये सब भी आ सकते हैं क्या इसमें? हाँ आ सकते हैं मैम। मैंने यहाँ टाइम वाइज भले ही कर रखा हो, लेकिन टाइम वाइज का मतलब लिटरल सेंस ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ टाइम में डे भी कवर्ड होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकाउंट्स की तरह नहीं लेके चल रहा है कि सिर्फ वक्त ही इसमें कैलकुलेट होगा, घंटे, मिनट, सेकंड, यही से चीजें। इसमें हम दिन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो हम इसमें टाइम भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, इस तरीके से। और हम इसमें दिन भी इंक्लूड कर सकते हैं, अप्रैल 3, अप्रैल 4, अप्रैल 5 और अप्रैल 6। ठीक। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है? वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पाशियल। ठीक है, क्या होता है? स्पाशियल। सर ये भी बहुत ही विचित्र शब्द है, ये भी हमने नहीं सुना। स्पाशियल का अर्थ होता है मैम ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरी, ये तो सुना होगा है ना। टेरिटोरी के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करें चीजों का, तो टेरिटोरी के बेसिस पे आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के हिसाब से भी कर सकती हैं, ठीक है। जैसे कि 10 बंदे खड़े हैं और उनका मैंने टेबल बनाया कि ये 10 बंदे इंडिया के किस हिस्से से हैं, तो जो नॉर्थ से है वो नॉर्थ की तरफ, जो साउथ से है साउथ की में वाले में, जो ईस्ट से है वो ईस्ट की तरफ से, और जो वेस्ट से है वो वेस्ट की तरफ से। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया तो ये भी स्पाशियल में आएगा। और साथ ही साथ अगर मैं ज्योग्राफी बेस्ड क्लासिफिकेशन भी कर रहा हूँ कि कौन किस कंट्री से, सिटी से, डिस्ट्रिक्ट से, विलेज से, कॉन्टिनेंट से, प्लैनेट से, ये सब क्या है? सब स्पाशियल है, ठीक है। क्लियर है ना मैम? जी सर। चलो, मैम इसमें आपको डाउट नहीं पूछते स्टार्ट में? 4-5 क्लासें हो गई सर, इसमें अभी क्या डाउट आएगा? अभी इस समय आप बहुत ही तुच्छ चीजें पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या ही डाउट आएगा हमें। ये भी बात सही है। अब फाइनली हम इनके मेरिट्स डीमेरिट्स देख लेते हैं टैबुलेशन के, ठीक है। टैबुलेशन यानी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स, और उसके साथ हमारा टैब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चीज बचेगी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को सीखना, जो कि हम लोग थर्सडे को देखेंगे, ठीक है। चलो, तो डीमेरिट्स क्या होते हैं टैबुलेशन के? तो पहला डीमेरिट होता क्या है कि ओनली फिगर्स एंड नो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो केवल फिगर्स यहां मौजूद होती हैं, डिजिट्स, नंबर्स यहां मौजूद होते हैं, पर उनका डिस्क्रिप्शन वगैरह फालतू का ऐसे वैसे यहां नहीं होता। ओके सॉरी, ये तो डीमेरिट हो गया ना, इसको कैसे लिख सकते हैं? ये डीमेरिट बना, है ना।
केवल फिगर्स है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये तो डीमेरिट हुआ। इसमें नहीं आएगा। मेरिट्स में आएगा, क्या क्या आएगा? टैबुलर के मेरिट्स हुए, सिंपल है, ठीक है, सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप कहेंगे सर ब्रीफ और जो आपने पहले लिखा था जिसको काट दिया, यानी केवल फिगर एंड नो डिस्क्रिप्शन, बात तो एक ही निकल रही है दोनों से, पर कहने का सेंस अलग हो रहा है ना। वो जो मैंने लिखा था वो नेगेटिव सेंस में था, और नेगेटिव सेंस में था इसलिए डीमेरिट हुआ, और ये बहुत ही पॉजिटिव सेंस में लिखा है कि ब्रीफ है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है, सही बात है, और सिंपल है। सेकंड, कंपैरिजन किया जा सकता है, कंपैरेटिव होता है एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तीसरा, एनालिसिस करना इजी होता है थ्रू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जो कि टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही टफ था। सही बात है कि नहीं? अगर आप ही को मैं ऑप्शन दूं, ठीक है, क्या ऑप्शन दूं कि मैं आपको ऑप्शन दूं कि मैंने आपके लिए मीनिंग लिख दी है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की, तो आप उसको पढ़ना ज्यादा बेहतर पसंद करोगी कि आप डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा पढ़ना पसंद करोगी, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना ओके। सर हम बहुत अच्छे स्टूडेंट, हम दोनों पढ़ डालेंगे, ठीक है। मैं आपसे बस जानना चाहता हूं कि आपको क्या पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगेगा, वो जो मीनिंग लिखी हुई है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की, उसको, कि जो टेबल बनाया है जो डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट है उसको, बताओ। टेबल। टेबल ना, क्योंकि पहले तो टेबल ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल है, ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, इजी एनालिसिस है, समझने के लिए आसान है, ये सब बातें तो हैं। साथ ही साथ दोनों पर्पस फुलफिल हो जाते हैं कि अगर डिफरेंस पढ़ लो तो मीनिंग ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है ना। तो ये भी होता है। चौथा है इकोनॉमिकल, कि टेबुलर स्टेटमेंट बनाना काफी इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, समझ ओके। गए मैं। चलो, एंड टॉपिक लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज डीमेरिट्स ऑफ टेबुलेशन। तो एक डीमेरिट तो मैंने पहले ही लिख दिया था गलती से, है ना, उसको फिर से कॉपी पेस्ट कर दें। कि ओनली फिगर्स, केवल फिगर्स और डिजिट्स, नंबर्स और सिंबल्स, यही सब होते हैं इसमें, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता, उनका कोई डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्शन नहीं होता तो हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द टेबल। तो एक टेबल को समझने के लिए थोड़ी स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ठीक है, हर कोई टेबल को नहीं समझ सकता, ठीक है, हर कोई टेबल को नहीं समझ सकता। मैंने आपसे कहा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को की मीनिंग आप पढ़ना पसंद करोगी कि उनका सीधे डिफरेंस पढ़ना पसंद करोगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन की वजह से आपने कहा कि हम टेबल पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मतलब ना सीखा हो, तो क्या आपको उनका डिफरेंस समझ में आएगा? ये बताओ, नहीं। कि अगर आपको किसी चीज का मतलब ही ना पता हो तो उनके बीच जो डिफरेंस कर रखा होगा क्या वो पता चलेगा?
नहीं ना। तो किसी ना किसी उस चीज की स्पेशलाइज नॉलेज होना जरूरी है थोड़ी बहुत, तभी आपको टेबल समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है। और लास्ट डिमेरिट इज a table does not lay emphasis on any section of particular importance. ठीक है। एक टेबल ने क्या करता है कि जितनी भी चीजें होती हैं उसको समराइज कर देता है, एक समराइज फॉर्म में टेबल के अंदर लिख देता है। टैबुलेशन यही चीज हुई। ठीक है। पर किसी भी सेक्शन के ऊपर कई सारे सेक्शंस बन जाते हैं उसकी वजह से, उस टेबल में बहुत सारे सेक्शंस बन जाते हैं जब आप उसके अंदर डेटा एंटर करें। तो जो टेबल होता है वो केवल उन सेक्शंस को दिखाता तो है, पर किसी भी सेक्शन के ऊपर एम्फेसिस नहीं करता कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है या ये नॉट इंपॉर्टेंट सेक्शन है या मीडियोकर सेक्शन है या ये सेक्शन आप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं करता है। कि कोई भी डिफरेंस आपने आज तक ऐसा पढ़ा है कि जिसमें ऐसा लिखा हो कि